अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज की क्लास में हम मद के तफ़सीली अहकाम को देखेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने इजमाली अहकाम देखे थे। आज हम तफ़सीलन देखेंगे। मद के लुग़वी मानी है खींचना, लंबा करना, दराज करना, और इस्तिलाही मानी है हरूफ़ मद्दा या हरूफ़ लीन पर आवाज़ का दराज करना। मद की इक़साम देखते हैं। मद की दो इक़साम हैं, मद असली और मद फ़रई। ठीक है। मद असली की तारीफ़ ये है कि जो अपनी असली और ज़ाती मिक़दार के मुताबिक पढ़ी जाए और वो किसी सबब पर मौक़ूफ़ ना हो तो उसे कहते हैं मद असली। ठीक है। आप असल से, असली के लफ़्ज़ से ही इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। वो मद जो अपनी असली और ज़ाती मिक़दार के मुताबिक पढ़ी जाती है, यानी उस मद के आने की कोई वजह नहीं बनती, किसी सबब पर वो मद मौक़ूफ़ नहीं होती, तो उस मद को कहते हैं मद असली। और ये हैं हरूफ़ मद्दा। ठीक है। जो हरूफ़ मद्दा होते हैं जिन्हें हम एक एक अलिफ़ के बराबर लंबा करते हैं, तो वहाँ जो मद हो रही है, जो हम उसे लंबा कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है मद असली। जैसे क़ाला, अब क़ाफ़ को जो हमने लंबा किया एक अलिफ़ के बराबर, वो एक मद ही है ना। मद का मतलब लंबा करना ही है, तो एक तरह से मद हो रही है, लेकिन ये उस हर्फ़ के अंदर मौजूद है, इसमें कोई सबब नहीं आया, हमें अलग से ऊपर मद की अलामत नहीं लगानी पड़ी। ठीक है। क़ाला या क़ीला, क़ूलू। ठीक है। तो हरूफ़ मद्दा को मद असली कहते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद है मद फ़रई की तारीफ़, जो अपनी असली और ज़ाती मिक़दार से बढ़ा कर पढ़ी जाए और वो किसी सबब पर मौक़ूफ़ हो। यानी ये मद जो है, एक तो हरूफ़ मद्दा से ज़्यादा लंबी की जाती है, और दूसरा ये कि इस मद के आने की कोई ना कोई वजह होती है, किसी सबब पर यह मद मौक़ूफ़ होती है। और फिर ये कि ये मद आती भी या तो हरूफ़ मद्दा पे है या फिर खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश पे है। यानी जो मद असली और ज़ाती मिक़दार से लंबी की जाती है, वो बेसिकली आती हरूफ़ मद्दा के ऊपर ही है। ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें जा, ठीक है, अब ये मद ज़्यादा है, हम इसे लंबा कर रहे हैं, आगे देखते हैं इसका नाम क्या है, लेकिन आपको पढ़ के बताया कि हम इसे ज़्यादा लंबा करते हैं, और इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर अलामत लगी होती है मद की। ठीक है। वो छोटी मद की हो तो हम छोटी करते हैं, बड़ी मद की अलामत लगी हो तो हम बड़ा बड़ा करते हैं, मतलब बड़ी मद करते हैं, ज़्यादा लंबा खींचते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा आसान लफ्ज़ों में। और अगर हम इस लफ्ज़ को खोल के देखें तो जीम ज़बर अलिफ़, ठीक है, और फिर उसके बाद हमज़ा, तो यहाँ पे नीचे मद के बग़ैर अगर हम नीचे देखें तो अलिफ़ मद्दा ही है। ठीक है। जा, और आगे हमज़ा आ गया, तो ये जो इसके ऊपर मद आई है ना, उसके ऊपर मद आने की वजह अगला हमज़ा है। अगर हमज़ा ना होता तो ये इसके ऊपर मद ना आती। ठीक है। तो आगे हम इसको डिटेल से देखते हैं कि सबब कौन कौन से हो सकते हैं जिनकी वजह से मद जो है वो कायम होगी, मद फ़रई आएगी। उसके बाद हम मिक़दार भी देख लेते हैं। वैसे तो मिक़दार के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ कुरानी कायदे हम देखें, और बुनियादी तजवीद जहाँ पर सिखाई जाती है वहाँ पर आपस में जो है वो मुख्तलिफ़ हो जाती है इसकी लंबाई, इसकी मिक़दार मद की। लेकिन यहाँ हम जो तफ़सीलन देख रहे हैं और हम इसमें बाकायदा रूल्स के तहत चल रहे हैं, तो इसमें जो 3 तरीके बताए जाते हैं मद को लंबा करने के। एक है तूल, तूल कहते हैं 6 हरकत के बराबर लंबा करना। तवस्सुत कहते हैं 4 हरकत के बराबर लंबा करना, और कसर कहते हैं 2 हरकत के बराबर लंबा करना। तो 3 तरह की मिक़दारें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तूल, तवस्सुत और कसर। ठीक है। उसके बाद है मद फ़रई की इक़साम। इसकी इजमालन 4 किस्में हैं मद फ़रई की। मद असली हमारी मुकम्मल हो चुकी। ठीक है। हरूफ़ मद्दा को हम मद असली कहते हैं। अब हम इक़साम देख रहे हैं मद फ़रई की, और वो 4 हैं, वाजिब, जायज़, लाज़िम और आरिज़। ठीक है। ये 4 इक़साम हैं, और इन्हें अब हम खोल कर देखेंगे। वाजिब के अंदर क्या क्या आता है, जायज़ के अंदर क्या है, लाज़िम के आगे कितनी इक़साम है, और आरिज़ की कितनी इक़साम है। तो पहली जो है वो है मद वाजिब। इसे मद मुत्तसिल भी कहते हैं, मिली हुई, मुत्तसिल। मुत्तसिल इस वजह से कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि हरूफ़ मद्दा के बाद जो हमज़ा आए, अगर वो उसी कलमा का हिस्सा हो तो उसे हम कहते हैं मद वाजिब, मद मुत्तसिल, यानी हमज़ा उसी हर्फ का हिस्सा है, मिला हुआ है। ठीक है। आपने इससे याद रखना है मुत्तसिल। जैसे जा, अब इसका जो हमज़ा है वो जा का हिस्सा है, ये नहीं है कि जा अलग लफ्ज़ हो और हमज़ा अलग लफ्ज़ हो, बल्कि ये लफ्ज़ पूरा ही तब हो रहा है जब हम जा इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे मेरा नाम आयशा है, ठीक है, मैं कहूँ आ और शा,
تو یہ نام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا بلکہ ہم نے نام کو توڑ دیا، ٹھیک ہے. تو جاء میں حمزہ اس نام کا حصہ ہے. پھر یشاء، اب یہاں پہ بھی جو حمزہ ہے وہ یشاء کا حصہ ہے، تبھی لفظ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، تبھی اس کا معنی بنے گا. تو مد واجب اس کو مد متصل بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حروف مدہ، آپ نے یہ لفظ نہیں بولنا، صرف یہ نہیں کہنا حمزہ اسی کلمہ کا حصہ، بلکہ آپ نے بولنا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا حصہ ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں، مد متصل کہتے ہیں. آج کا جو لیسن بھیجا ہے دوسرے پارے کا پہلے پارے کا جو دوسرا لیسن ہے، اس میں نے یہ بات کی ہے مد واجب اور مد منفصل کی. تو یہ لیکچر سن کے جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اچھا، اس کی مقدار کتنی ہے اب یہ دیکھتے ہیں. تو مد واجب کی مقدار توسط ہے، یعنی 4 حرکت ہوگی. مد واجب کی مقدار توسط یعنی 4 حرکت ہوگی. اس کے بعد دیکھتے ہیں مد جائز. ہم نے 4 اقسام دیکھی تھی نا، واجب دیکھی تھی، جائز، لازم اور عارض. واجب ہمیں یاد ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں جائز. مد جائز کو مد منفصل بھی کہتے ہیں. منفصل کسے؟ فصل سے. فصل کسے کہتے ہیں؟ الگ کرنا کو. جیسے آپ نے کچھ کتابیں دیکھی ہوں گی تو اس میں لکھا تھا فصل اول، فصل دوم، یعنی مختلف جو ہے وہ پہلی فصل دوسری فصل سے الگ ہو رہی ہے، تو فصل الگ کو کہتے ہیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کا حصہ ہو، دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تو اسے ہم کہیں گے مد جائز. ٹھیک ہے، یہ دونوں بہت آسان ہے. مد واجب میں بس اتنا کہنا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا حصہ ہو. مد جائز میں کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو یا دوسرے کلمہ کا حصہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے قالو آمنا. اب قالو لفظ پورا ہو گیا، لو یہاں پہ حروف مدہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آمنا، آمنا کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے. تو یوں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ گیا، تو اس لحاظ سے ہم اسے کہیں گے مد جائز. اس کی مقدار توسط ہے. ٹھیک ہے، اور اسے کچھ کے نزدیک کسر بھی یعنی 2 کے برابر بھی لمبا کیا جاتا ہے. بہرحال آپ توسط یاد رکھیں، دونوں کا توسط یاد رکھیں. مد واجب بھی توسط یعنی 4 حرکت، اور مد جائز کی مقدار بھی توسط یعنی 4 حرکت ہوگی. میرا خیال ہے اتنا لیسن کافی ہے آج کے لیے. اگلی کلاس میں ہم جو ہے مد عارض اور مد لازم کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر ہمارا مد کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم حروف مقطعات کو دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.